इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपने 2 दिवसीय सम्मेलन में बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर किस तरीके से मेरा विकसित भारत 2047 विषय पर आप 2 दिन तक चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, अपने अपने विचारों दृष्टिकोणों को रखेंगे और एक रोड मैप तैयार करेंगे कि हमारी संस्था का क्या योगदान हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प मिशन को पूरा करने में हम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य, जो कई बार जिनको मंत्री पद का लंबा अनुभव है, 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के कल्याण की कमेटी के भी चेयरमैन हैं, श्री पुगन सिंह जी कुलस्ते, हमारी नई दिल्ली की लोकसभा सांसद जो तेजस्वी है, जो अपने विचारों के साथ, अपने संकल्प के साथ परिवार की दृष्टि से भी जो कुछ उन्होंने जीवन में सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, उसमें अपने विचारों को संसद में बखूबी तरीके से रखती है। सुश्री बांसुरी स्वराज, चेयरमैन NIRC, श्री संतोष पंजी, मित्तल साहब, राकेश यादव जी, जीवन चंद जी, मनोज कुमार आनंद जी, नवनीत कुमार जैन जी, RS भाटी जी और इस संस्था से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ सदस्यगण, नौजवान विद्यार्थी साथियों, ये संस्थान एक ऐसी संस्थान है जिसने भारत के अंदर वित्तीय पारदर्शिता के साथ किस तरीके से हम लागत कम कर कर हमारे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसका बेहतर मैनेजमेंट करने का काम ये संस्था के सदस्य करते हैं। और इस संस्था के सदस्यों के अनुभवों का लाभ देश की आर्थिक प्रगति के अंदर, संस्थान की पारदर्शिता के अंदर और संस्थान की लागत कम कर कर उत्पादन बढ़ाकर देश के आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने का काम, बहुत बड़ा काम किया है। और इसीलिए आपकी सामर्थ्य का, आपकी क्षमता का, आपके मैनेजमेंट का, आपका विजन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिल रहा है। और जिस तरीके की आपकी भूमिका है, निश्चित रूप से आपकी भूमिका से आने वाले समय के अंदर भारत में आर्थिक निवेश बढ़ेगा, दुनिया के अंदर आज भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के कानून, भारत की वित्तीय पारदर्शिता, भारत के वित्तीय कानून में स्थिरता के साथ बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर आवश्यक परिवर्तन करते हुए किस तरीके से सहज सरल बना सकते हैं ताकि वित्तीय कानूनों में पारदर्शिता भी हो,
और सरलता भी हो, ताकि हम देश के अंदर आर्थिक निवेश को बढ़ा सकें। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पहली बार, जहां अभी बासुरी जी ने बताया कि हमने अंग्रेजों के कानूनों को परिवर्तन करने का काम किया, अब भारत सरकार ने एक विजन दिया है कि हम कॉलोनाइजर कानूनों को परिवर्तन करते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर भारतीय आर्थिक के आधार पर हम कानूनों को बदलने का काम भी करें और जो कानून आवश्यक नहीं उनको रिपेल करने का भी काम करें। और उसी के साथ आप देख रहे होंगे कि जीएसटी लाया गया और जीएसटी के अंदर जो जो भी आवश्यक सुधार जो समय की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हैं, उन जीएसटी के अंदर परिवर्तन करने का काम भी सरकार कर रही है। और आने वाले समय के अंदर जीएसटी कानून के अंदर पारदर्शिता हो, व्यापारियों, उद्योगपतियों, काम करने वालों को सुविधा हो, इस दृष्टि से भी समय समय पर आवश्यक विचार विमर्श करते हुए नए कानून लाने का काम सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ आईटी एक्ट, वर्षों के आईटी एक्ट के अंदर जो जटिलता थी, कठिनाइयां थी, उस जटिलता कठिनाइयों को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए संसद में एक समिति बनी है। जो संसदीय समिति देश के सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा कर विचार विमर्श कर हम किस तरीके का आईटी एक्ट बनाएं, जिस आईटी एक्ट के अंदर सरलता भी हो, सुविधा भी हो, पारदर्शिता भी हो, और जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर भारत की प्रगति में उनका योगदान है, उनको पारदर्शिता भी मिले। मुझे अभी आप लोगों ने चर्चा की है, निश्चित रूप से एक बड़े स्टेक होल्डर हो आप लागत मूल्यांकन के साथ, वित्तीय पारदर्शिता के साथ एक बेहतर तरीके से काम करते हैं। निश्चित रूप से समिति आपको भी सुनेगी और आपके सुझाव को भी प्राप्त करेगी। क्योंकि भारत के अंदर अगर हमें निवेश का एक बेहतर माहौल बनाना है, हमें अगर निवेश को आकर्षित करना है, तो हमारे वित्त परिचालन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भी और भारत के बदलती परिस्थितियों के अंदर अधिकतम निवेश आए, उसके अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए कंपनियों कानूनों के अंदर भी परिवर्तन किया है, लेबर लॉ कानून के अंदर भी परिवर्तन किया है। देश जहां जहां भी आवश्यकता समझ रही है, सरकार उस कानूनों को परिवर्तन करने का काम कर रही है। और आज हमें खुशी है कि दुनिया के अंदर भारत अवसरों की धरती है, जहां पर निवेश की संभावना है। और दुनिया के देश आज भारत में निवेश करने की ओर आकर्षित हुए हैं, क्योंकि एक स्थायित्व राजनीति व्यवस्था, देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के साथ एक स्थायी मजबूत सरकार है और उसके नेतृत्व करने वाले एक विजनरी लीडर है, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। उनके विजनरी नेतृत्व के अंदर देश कैसे आगे बढ़ सकता है, 10 साल उन्होंने भारत को एक निवेश के साथ साथ समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के अंदर एक देश को दिशा देने का काम किया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत जहां तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है,
उसी के साथ देश के समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन करने के लिए भी नीतियों कार्यक्रमों की इसी तरीके की योजना बनाई जाती। आज भारत के अंदर हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के अंदर लोगों को रोजगार मिले, नए रोजगार का सर्जन हो और एक स्किल्ड कुशलता और कौशलता भारत के नौजवानों में हो। आज हमें खुशी है कि दुनिया के अंदर भारत का नौजवान कौशल भी है, कुशलता भी है, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर आज दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्रोफेशनल्स का हो। आज आप देखिए, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आपके संस्थान के लोग हों, देश में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और फाइनेंस के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जिस जिस कंपनियों में आपके संस्थान के लोग सीईओ या फाइनेंस के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी को कॉस्ट कम कर ज्यादा प्रॉफिट करने का काम आपने किया। ये हमारे भारत के वित्तीय संस्थानों की ताकत है और इसीलिए भारत के वित्तीय संस्थानों की विशेषता, प्रामाणिकता पूरे देश के अंदर है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने 2 दिन की सेमिनार के अंदर इस विषय पर जब आपकी चर्चा होगी तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर हर क्षेत्र के अंदर नया परिवर्तन हो रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो। आज भारत के अंदर रोड कनेक्टिविटी के अंदर हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर रोड कनेक्टिविटी की बढ़ने की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है तो भारत के अंदर है। दुनिया के अंदर रेल कनेक्टिविटी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सबसे बड़ा काम हो रहा है तो दुनिया में भारत में हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी के अंदर नए एयरपोर्ट बनने का काम, बेहतर तरीके के एयरपोर्ट बनने का काम और हवाई सेवाओं को किफायत बनाते हुए उसको आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो रहा है तो भारत में हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर नए परिवर्तन नहीं हो रहे और इसलिए एक छत के नीचे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो और सभी संस्थानें, सभी विभाग मिलकर काम करें। इसलिए गति शक्ति संस्थान बनाने का काम किया है ताकि एक सेक्टर के अंदर एक छत के नीचे काम होगा तो रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की गांव दूर दराज के लोगों को सुविधा मिले। आज हम दुनिया जिस चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने उन चुनौतियों को बहुत दूर तक समझा और इसलिए पर्यावरण की चुनौतियां दुनिया के अंदर है। विकसित देशों ने पर्यावरण की चुनौतियों की चिंता तो की लेकिन उसका रास्ता निकालने का काम नहीं किया। आज भारत ने दुनिया की चुनौतियों को समझते हुए, हमारी जनसंख्या अधिक है, अभी हमें औद्योगिक निवेश उसके परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता भी है, लेकिन हमने इकोलॉजी को भी साथ में रखकर विकास की योजना बनाई है। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में चाहे सोलर हो, चाहे ग्रीन हो, हर ऊर्जा के अंदर क्लीन एनर्जी के सेक्टर के अंदर हमने नए सेक्टर खोलने का काम किया है। और आपने देखा होगा इस बजट के अंदर अब आने वाले समय के अंदर परमाणु ऊर्जा के बाद भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर भी होगा और क्लीन और ग्रीन एनर्जी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी पूरा करते हुए हम देश के अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, और इसीलिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने के लिए भारत के 140 करोड़ लोग आज दिशा की ओर बढ़ चुके हैं।
आज पर्यावरण के प्रति हम सजग हैं, सतर्क हैं। और हम तो वो लोग हैं जो पेड़ की भी पूजा करते हैं, पर्यावरण की भी हम पूजा करते हैं। मिट्टी के अंदर बैठे हुए उस माँ को माँ समझते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, सूर्य को देवता मानते वो लोग हैं। इसलिए पर्यावरण के प्रति भी हम सजग हैं। ऐसी दुनिया के अंदर जितनी भी चुनौतियां हैं, उन दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी भारत में निकल रहा है। इसलिए चाहे इनोवेशन के सेक्टर में हो, चाहे नए रिसर्च के सेक्टर में हो, चाहे स्पेस के सेक्टर के अंदर, हर सेक्टर के अंदर आज भारत आगे बढ़ रहा है। ये विकसित भारत का रोड मैप है। इसलिए आप 2 दिन तक चर्चा करेंगे। आपकी चर्चा, संवाद, बातचीत से हमें विकसित भारत का रोड बनाने में बहुत लाभ मिलेगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत में जो परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन की क्या दिशा हो सकती है, क्या रोड मैप हो सकता है, ताकि हम हमारी कॉस्ट को कम करते हुए अधिक उत्पादन और वित्त पारदर्शिता लाकर किस तरीके से विकसित भारत के रोड मैप को तैयार कर सकते हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं आप सबको इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जब 2 दिन का चर्चा, संवाद, मंथन के बाद जो आपका पेपर बनेगा, वो निश्चित रूप से भारत की सरकार को भी, अन्य संस्थान को भी एक मार्गदर्शन करने का काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके इतने अच्छे विचारों के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अपने विचार हम सबके समक्ष पेश किए हैं। उससे हमें भी